तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के ये हुजूर के गुलाम ऐसे हैं, अगर तुम एक तलब करोगे तो 1000 उस जगह पहुंचेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। हाँ, एक को गोली मारोगे तो वो भागेगा कोई नहीं, वो 1000 छलांग लगा कर आएगा। और सितम करे धरा हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ऐसे होगा इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। साड़ी आर्मी मार रही है यार, पिछले 82 साल तो आर्मी खिला रहे हैं, बस अपने बच्चों ने हक भी आर्मी खिला रहे हैं, दफा च दे रहे हैं, बस सानू साड़ी आर्मी मार रही है। इंसाफ करो वे, इंसाफ करो वे जरनैलो, इंसाफ करो वे जरनैलो, खाओ। आप इस प्रोटेस्ट में भी देख लें, पाकिस्तान आर्मी के वीडियोस हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे हैं प्रोटेस्टर्स के साथ, ओपन जीप्स पे खड़े होकर। तो इनकी पाकिस्तान आर्मी की भी रैंक्स एंड फाइल्स में उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। पाकिस्तान आर्मी को, ISI को और जो पूरी स्टेट है, जो रियासत है, उसको ये बहुत भारी पड़ने वाली है। और आपने जो कहा कि ये जो ब्लोबैक आया है, अभी तो ये मतलब ये एक्सट्रीमिज्म अभी तो शुरुआत हुई है। जो मैंने कहा कि टीज़र था जो 2007 में हुआ, ये ट्रेलर था और अभी पूरी फिल्म चलनी बाकी है। भाई लब्बैक की सपोर्ट बेस कहाँ है? पंजाब में। पाकिस्तान फौज कहाँ से आती है? 75% पाकिस्तान फौज जो है वो पंजाबी है। तो वो जो पंजाबी फौजी हैं, उन्हीं के गांव के और उन्हीं के अपने लोग हैं ना। पीयू का सर्वे हुआ था पाकिस्तान में और उसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट 85% पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए, शरीयत का कानून होना चाहिए। अगर 85% पॉपुलेशन शरीयत चाहती है और आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलाना चाहते हैं पाकिस्तान, या GHQ रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से चलाना चाहते हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो ये रेडिकलाइजेशन जो है ये उनकी ज़रूरत थी। अब जो उनकी ज़रूरत थी वो फिर मजबूरी बनी, और उनकी जो मजबूरी है अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पाकिस्तान जल रहा है, ऐसी खबरें आपने लगातार अभी सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस देखे होंगे, खबरें पढ़ी होंगी। और पाकिस्तान का जलना कोई नई बात नहीं है, ये लगातार अलग अलग कारणों से वहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कभी हिंदुओं को मारा जा रहा है और कभी आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद ISI हो गया, आतंकवाद हो गया, और तरह तरह के पॉलिटिकल कंपल्सन्स जो हैं इमरान खान के हों या विरोधियों के हों, तो इन सब को मिला के नॉर्मली एक डिस्टेबलाइज्ड कंट्री की तरह दिखता है। अभी जो लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और एक पार्टी है तहरीक लब्बैक और उसके चीफ हैं साद रिजवी, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट उस देश में शुरू हुए हैं उसमें लगभग 60 से 70 इस पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या बोल रही हुई है, और 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो पाकिस्तान के पुलिस के हैं वो लोग जो है घायल हुए हैं। इसी बात पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अपने ही साथी और डू पॉलिटिक्स के को-फाउंडर वैभव सिंह के साथ, और अलग अलग मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है क्या, इसका स्टैंड क्या रहा है, इसका पास्ट क्या रहा है, ये पूरा बैकग्राउंड इसका क्या रहा है, फ्यूचर में इस तरह के प्रोटेस्ट के इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो वैभव, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले बताइए कि ये पूरा इशू है क्या और ये बवाल जो है इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? तो देखिए, ये तहरीक लब्बैक जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी कल तक। कल जो है वहाँ के होम मिनिस्टर शेख रशीद, जिनकी टिकटॉक की वीडियोस और बाकी इनके MMS वगैरह काफ़ी लीक हुए, उन्होंने कल उसको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। और बैन कर दिया। वो वहाँ की 6वीं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। MQM और ANP जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों से ज़्यादा वोट उसने लिए थे पिछले नेशनल असेंबली के इलेक्शन में। और तहरीक लब्बैक एक खादिम हुसैन रिजवी हुआ करते थे। दाता दरबार पंजाब में एक दरगाह है, वो पंजाब जो पाकिस्तान में है, और काफ़ी नोटोरियस है। जो हिंदू लड़कियों की ज़बरदस्ती वहाँ शादियाँ कराई जाती हैं, उन्हें किडनैप करके या उन्हें अगवा करके,
वो कुछ समय बाद वो दाता दरबार की ही दरगाह पे जाके बेची जाती हैं। तो ये काफ़ी दाता दरबार इस मामले में काफ़ी नोटोरियस है। दाता अली हजवेरी की दरगाह है बेसिकली वो। और एक जो जितना भी रेडिकलाइज सेगमेंट है, कहने को सूफ़ी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूरन में जाता है, सूफ़ी और प्रेम और इश्क और मोहब्बत, तो वो भी सूफ़ी ही थे। और उन्होंने जितने हिंदुओं की और इनकी हत्याएं की अपने दौर में, और इनके जो आज जो साद रिजवी हैं, वो खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई थी पिछले साल। तो उनके बेटे हैं, बड़े बेटे दरस निज़ामी का कोर्स कर रहे थे। दरस निज़ामी बेसिकली इक्विवेलेंट टू MA जो हमारे यहाँ होता है। तो मदरसे में दरस निज़ामी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो उसके स्टूडेंट थे, 23 साल उम्र है। तो इन्होंने ये डिमांड की थी कि जब खादिम हुसैन रिजवी जिंदा थे और ब्रिगेडियर एजाज शाह वहाँ के होम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने डिमांड की थी कि जो फ्रेंच एम्बेसडर है उसको वापस भेजा जाए और डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो ख़त्म किए जाए फ्रांस के साथ, क्योंकि उनका मानना था कि फ्रांस ने ब्लास्फेमी की है। बिकॉज उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने डिफेंड किया था उन कार्टून्स को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और इन चीज़ों को। तो इस डिमांड को उन्होंने जोर से उठाया, इसको काफ़ी जोर से। पिछले साल भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह उन्होंने किए। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह जब होम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने उनसे मीटिंग की और उनसे मीटिंग करके उनसे कहा कि ठीक है, हम आपकी जो डिमांड है वो हम 6 महीने में मान लेंगे, लेकिन हमको उसके लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हमें 5-6 महीने का टाइम चाहिए। तो आप हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, हम इनको फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेज देंगे। वो जो मोहलत थी वो 20 अप्रैल को ख़त्म होने वाली थी। तो अब तो खादिम हुसैन रिजवी रहे नहीं, तो साद रिजवी ने ये डिमांड की कि आप हमारे साथ जो है भाई इंसाफ कीजिए, आपने वादा किया था उसको निभाइए आप। तो 8 तारीख को शेख रशीद अकेले गए चुपके से उनसे मिलने के लिए। साद रिजवी से उनको समझाया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हाँ हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन ले आएंगे और कंडेम करेंगे फ्रांस को। तो साद रिजवी ने कहा ठीक है। 12 तारीख को साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारी इस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना चाहिए कि 11 तारीख की रात को ISI चीफ फैज़ हमीद, आपके शेख रशीद और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनकी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। और ये डिसाइड किया गया कि उन्होंने एक्चुअली मिस कैलकुलेशन ये कि उनको लगा कि 23 साल का लड़का है और अभी अभी पार्टी में आया है, और जब तक खादिम हुसैन रिजवी थे तब तक तहरीक लब्बैक से साद रिजवी का कोई लेना देना नहीं था। तो तीन इसकी फ्रेगमेंट्स भी हैं तहरीक लब्बैक में। एक सियालवी ग्रुप है, एक कादरी ग्रुप है और एक साद रिजवी का ग्रुप है। तो इनके बीच में भी टसल चल रही है सक्सेशन को लेकर के खादिम हुसैन रिजवी की। तो हम अगर इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और सियालवी या कादरी में से किसी एक को अगर हम पुश कर देते हैं तो ये पूरा मामला डिफ्यूज़ हो जाएगा 20 तारीख से पहले, और तहरीक लब्बैक का जो भी चीफ होगा वो ISI चीफ डिसाइड करेंगे कि सियालवी उसको लीड करेंगे या कादरी लीड करेंगे, और ये पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा। अब उन्होंने 12 तारीख को ये सोच करके ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसके नतीजे में क्या निकला है कि उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बिकॉज तहरीक लब्बैक की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और उनकी एक आवाज़ पे लाखों लोग सड़कों पे 2 मिनट के अंदर उतर जाते हैं। और ये बात, और इनको इतना स्ट्रेंथन किया किसने? ये आज जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हेड इमरान खान है, PTI ने ही तहरीक लब्बैक को इतना स्ट्रेंथन किया। क्योंकि जब यही सेम PTI जब नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो PTI के यही शेख रशीद, उनकी वीडियो क्लिप मौजूद है, हम अपने व्यूअर्स को दिखा भी देंगे, वो वीडियोस बना करके नारे दिया करते थे कि अगर तहरीक लब्बैक के खिलाफ कोई भी इस तरह की कार्रवाई की गई तो लब्बैक की ऐसी आग लगेगी कि पूरा पाकिस्तान उसमें, और सारी जो हुक्मरान हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सब उसमें जो है बह जाएंगे, हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। तो आपने, जैसे हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको आज नहीं तो कल डसेगा। और ये पाकिस्तान में, हम उस पर आगे भी बात करेंगे कि ये पाकिस्तान में कोई आज की चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की जो फ़ौज है ISI, वो इस तरह के लोगों को बनाती है
प्रमोट करती है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए, और फिर बाद में उनके साथ भी वही काम करते हैं जो दूसरों के साथ करते हैं, उनको यूज़ करते हैं और फिर उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया, आज उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान में एक जज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज है काजी फायज ईसा। काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद में जब इन्होंने धरना दिया था नवाज शरीफ के टाइम पे, तो उसके बाद उन्होंने एक जजमेंट लिखी थी इनके खिलाफ, और उसमें आईएसआई को नेम किया था कि ये आईएसआई करवा रही है और ये आईएसआई के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेट जो है ब्लैकमेल पे नहीं चल सकती। उन्होंने बहुत हिस्टोरिक जजमेंट दिया था। उसके नतीजा क्या निकला उसका, कि जब तहरीक लब्बैक के खिलाफ उन्होंने जजमेंट दी और उसमें आईएसआई का नाम लिया, तो काजी फायज ईसा के खिलाफ इतने रेफरेंसेस खोल दिए गए कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको इतना ह्यूमिलिएट किया गया कि उनकी बूढ़ी बीवी को कोर्ट रूम में बुला करके उनके फेलो जजेस ने इंसल्ट किया। और ये सब कुछ आईएसआई ने कराया सिर्फ मैसेजिंग करने के लिए, ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी व्यक्ति आईएसआई या तहरीक लब्बैक जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके खिलाफ मुंह न खोले। तो ये पाकिस्तान में कोई आज की चीज़ नहीं है, और उसका एक पस मंज़र भी है। और जितने भी ग्रुप्स हुए हैं आज तक, आप तालिबान देख लीजिए, अफगान तालिबान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? पाकिस्तान ने। आज भी अफगान तालिबान के जितनी भी लीडरशिप है उनकी फैमिलीज़ कहाँ रहती हैं? पाकिस्तान में रहती हैं। अफगान तालिबान के जो लीडरशिप है उनकी बात अमेरिका से कौन करा रहा है? पाकिस्तान करा रहा है। सो जो सो कॉल्ड पीस डील है उसमें जो मीडिएशन है वो आईएसआई कर रही है। आप मीडिएशन इसलिए कर पा रहे हैं ना, बिकॉज आपको अमेरिका को भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि आपका उनके ऊपर लेवरेज है। और लेवरेज क्या है कि आपने उनको पाला पोसा है, उनके परिवारों का टेक केयर किया। तो ये अफगान तालिबान में भी जब अफगान तालिबान भी टूटी, जो कि जब 9/11 के बाद अमेरिका ने जब हमला किया, वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर की, तो मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ खड़े होने का फैसला किया। जब वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने फ़ोन किया मुशर्रफ को, कि मुशर्रफ रेजिस्ट कर रहे थे, मुशर्रफ नहीं चाहता था कि अफगान तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने उनको धमकी दी कि इधर यू आर विद अस और वील बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, कि हम आप पाकिस्तान में इतने बम गिराएंगे कि आप मतलब पाषाण युग में चले जाएंगे। तब जा करके मुशर्रफ ने कहा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो उन्होंने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ देने का फैसला किया। और उसका नतीजा क्या निकला कि अफगान तालिबान टूटा, और अफगान तालिबान में एक फ्रैक्शन जो नया बना वो बना अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। तो अफगान तालिबान जो खिलाफत की बात करता है अफगानिस्तान में, टीटीपी वही सेम खिलाफत की बात करती है पाकिस्तान में। अफगान तालिबान को ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान बोलते हैं आईएसआई वाले, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। तो ये जो दोगलापन है वहाँ की स्टेट का, ये इस दोगलेपन का ही नतीजा है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और फिर स्टेट को भुगतना पड़ता है, वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। एक अगला सवाल जो है वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी के कंटेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है, कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ये पाकिस्तान में मतलब अपने चरम पे है। और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म मतलब इस्लाम को लेके तो है ही, जैसे खिलाफत की बात है, और बहुत लोग जो है दबी जुबान में या एकदम वोकल होके सीरिया में जो नौटंकी चल रही थी इनकी, आईसिस को सपोर्ट देना, ये सब है। और दूसरा फिर जो माइनॉरिटीज़ वहाँ के हैं उनके ऊपर जो अलग अलग तरह के मतलब घासली अटैक्स कह लें, उनकी बहू बेटियों को खींचना, रेप करना, आपने बोला कि शादियां जबरन करवा के और उनको बेच दिया जाता है, इस तरह के सेक्स स्लेव। और बुद्ध की मूर्ति मिली थी तो उसको हथौड़े से तोड़ रहे थे, ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे। तो इतनी बढ़ोतरी क्या इमरान के आने के बाद हुई है, या उसका मतलब इमरान के आने से पहले से ये आग जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की वहाँ पे हो रही थी? इसको आप किस कंटेक्स्ट में देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे एक जो लिबरल लॉबी है, यहाँ खान मार्केट चले जाइए, खान मार्केट में भी आपको ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स मिल जाएंगे जेएनयू के, डीयू के और यहाँ वहाँ के, जो आपको बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कितना लिबरल और सोशलिस्ट और कितना बड़ा गरीबों का मसीहा था। एक्चुअली ये जो बीज है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बोया हुआ है, जो आज तक चला रहा है, जो पाकिस्तान भोग रहा है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अफगान तालिबान की शुरुआत किसने की?
भुट्टो ने की। स्ट्रैटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में किसका प्लान था? भुट्टो का प्लान था। वो ज़ियाउल हक के सर माथे लोग डाल देते हैं, बट ज़ियाउल हक ने तो बस उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। एक्चुअली वो प्लान भुट्टो का था। जितने भी टॉप लीडरशिप थी अफगान तालिबान की, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, बिकॉज पहले अफगान्स पढ़ने के लिए लाहौर और कराची जैसे शहरों में आया करते थे। तो उन्होंने पिक किया वहाँ के जो उनको लगा कि ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, और जितनी भी लीडरशिप थी उनको भुट्टो ने पिक करवाया, उनको ट्रेन करवाया, और फिर उसको ज़ियाउल हक ने आगे बढ़ाया। तो ये जो एक्सट्रीमिज़म है, आप जो कह रहे हैं कि अपने पीक पे ही, एक्चुअली अभी अपने पीक पे पहुंचा नहीं है। अच्छा, ये तो अभी शुरुआत हुई, अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है। एक हुआ था 2007 में गालिबन लाल मस्जिद के ऊपर हमला किया था पाकिस्तान आर्मी ने, और उनकी जो SSG जो कि उनकी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, और उन्होंने ऑपरेशन किया मौलाना अब्दुल अजीज़, उनके भाई और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर, और लाल मस्जिद को सीज करने के लिए। वो क्या मांग रहे थे? वो भी खिलाफत मांग रहे थे। तो वो एक टीजर था, आप कह सकते हैं, जो ऑपरेशन था। खिलाफत कहने का मतलब पाकिस्तान में खिलाफत या पूरे दुनिया में? पाकिस्तान में खिलाफत। अच्छा। उनका मानना, देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी को थॉट करो और खलीफा का शासन पाकिस्तान में स्थापित करो। देखिए, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, वो खिलाफत नहीं है। वो वहाँ पे शरीयत नहीं चलती। वहाँ पे एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क्या करती है कि वो वॉचडॉग है। वो ये देखती है कि जो भी कानून बन रहे हैं संसद में, वो एंटी इस्लाम तो नहीं है। वो शरई एतबार से, यानी कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सही है या नहीं। तो आप सोचें कि पार्लियामेंट के ऊपर भी एक बॉडी है, अगर वो ये कह देती है कि नहीं, ये शरई एतबार से ये गलत है, तो वो कानून, नो मैटर वो चाहे फुल मेजॉरिटी से पास हुआ हो वो बिल, वो नहीं अप्लाई हो सकता। अच्छा, 1 मिनट काटना चाहूँगा। शायद ऐसा ही हुआ था कि अभी एक हिंदू मंदिर को बनाने के लिए सरकार ने शायद फंड देने की घोषणा की थी, और शायद इमरान ने भी बोला था, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था तो वीडियोज आए थे कि वो लात मार मार के तोड़ रहा है, और फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हैं, शायद उन्होंने इस पे कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है कि तुम काफिरों के एक जगह को जो है स्टेट फंड का यूज कर रहे हो। तो उसका रीज़न वही था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है वो सरकार की किसी भी कानून को, पार्लियामेंट के पास हुए किसी भी बिल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा। ये बता करके कि ये इस्लामी नज़रियात के हिसाब से गलत है। और देखिए, रेडिकलाइजेशन जो है वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, इस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। अगर आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे थे इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ, तो इंडिया में भी लोगों ने इमैनुअल मैक्रो के पोस्टर जो है सड़कों पे चिपकाए हुए थे। इंडिया में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो कोई बहुत ज़्यादा तहरीकें, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रिट है। आप यहाँ पे गवर्नमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, और वेपन तो आप बिल्कुल नहीं उठा सकते। अगर आप वेपन उठाते हैं तो आप देख लीजिएगा, गवर्नमेंट आपको, आप बसें चलाइए, सड़कों पे प्रोटेस्ट कीजिए, गवर्नमेंट सब कुछ टॉलरेट करती है, लेकिन गवर्नमेंट गन्स को टॉलरेट नहीं करती। कश्मीर में आप देख लीजिए, जिसने जिसने गन उठाई है, गवर्नमेंट ने उसको मारा है। तो स्टेट की रिट जो है वो पाकिस्तान में चैलेंज होती है इन रेडिकल्स के थ्रू। और जो लाल मस्जिद से जो शुरुआत हुई थी, जो ब्लोबैक की, वो अभी आप देखते रहिए, इवन मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ था, और पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों ने किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन किया, रिलीजियस एंगल के कारण। आप इस प्रोटेस्ट में भी देख लें, पाकिस्तान आर्मी के वीडियोस हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स लब्बैक के नारे लगा रहे हैं प्रोटेस्टर्स के साथ। अच्छा। ओपन जीप्स पे खड़े होकर के। तो इनकी पाकिस्तान आर्मी की भी रैंक्स एंड फाइल्स में उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो और मुशर्रफ की जान इंडियन इंटेलिजेंस RNAW ने बचाई थी। अच्छा। जब क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस के पास ये इनपुट था कि मुशर्रफ के ऊपर हमला होने वाला है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं जो करेंगे, और लाल मस्जिद ऑपरेशन के नतीजे में ये होने वाला है, और इस डेट को फला तरीके से होगा। तो रॉ ने ये इंटेलिजेंस शेयर की थी ISI के साथ, और मुशर्रफ की जान बची थी। तो
ये जो है अभी इसका ब्लोबैक भी अभी आएगा। अभी तो स्टेट ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि आज मैं स्टेट का फेवरेट हूँ, आईएसआई का फेवरेट हूँ, और कल मुझे आप बोल देते हैं कि मैं एक टेररिस्ट हूँ, तो क्या उसका ब्लोबैक नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे पेशावर स्कूल में हमला हुआ था, 22 लाख से ज्यादा तो उस पार्टी को वोट पड़े हैं। 22 लाख से ज्यादा वोट पड़े उस पॉलिटिकल पार्टी को। जबकि आपको भी पता है कि सारे सपोर्टर्स वोटर नहीं होते हैं। तो सोचिए कि उनका सपोर्ट बेस कितना बड़ा होगा। और जब ब्लो बैक आएगा, पाकिस्तान की टोटल फौज 7 लाख की है। तो ये चीज़ पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को, और जो पूरी स्टेट है, जो रियासत है, उसको ये बहुत भारी पड़ने वाली है। और आपने जो कहा कि ये जो ब्लो बैक आया है, अभी तो ये मतलब ये एक्सट्रीमिज्म अभी तो शुरुआत हुई है। जो मैंने कहा कि टीजर था जो 2007 में हुआ, ये ट्रेलर था, और अभी पूरी फिल्म चलनी बाकी है। तो अभी आप देखेंगे वो, अभी ये तो भी शुरुआत है। पाकिस्तानी स्टेट जो है इतना बेबस क्यों दिखता है? इसको, चाहे इसको कंट्रोल करने की बात हो या फिर मजहबी एक्सट्रीमिज़म ही है, उसको एक फेस इधर भी दिखाना है, दुनिया को भी दिखाना होता है ना कि नहीं हम सही में डेमोक्रेसी हैं। भले उसकी हालत नॉर्थ कोरिया के मतलब पैरेलल ही लगभग चल रही है, पूरी तरह से दुनिया से कटा नहीं है, वो बात अलग है। तो ये व्यवस्था पाकिस्तानी स्टेट को क्यों हो रही है? मतलब उसके मतलब उद्गम स्थल पे क्या है, उसका जेनेसिस क्या है इस व्यवस्था का? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपने एक पूरी कौम को 70 साल चूरन बेचा है रिलीजियस फैनेटिसिज्म का। उनको आपने ये बताया कि हिंदू खा जाएगा तुम्हें, और इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, और हम इस्लाम का किला है, और हम इकलौती न्यूक्लियर पावर हैं जो मुस्लिम कंट्री है। तो आपने इतना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बेचा है 70 साल से, बिकॉज आपको पता था कि अगर ये हम नहीं बेचेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज वो जो मुल्क बना है वो झूठ की बुनियाद पे बना है, और झूठ पे बनी हुई कोई भी चीज़ को चलाने के लिए आपको लगातार झूठ बेचना पड़ता है। तो उनको पता था कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर रेडिकलाइजेशन नहीं होगा और उनको ये लगेगा कि नहीं यार हम और हिंदू को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो फिर वो पूछेंगे ना कि पाकिस्तान बनाया क्यों है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ज़रा तो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और दोनों अगर वहाँ पे को एग्जिस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए रेडिकलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो रेडिकलाइजेशन अब स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, दुनिया बदल गई। एक ग्लोबल विलेज बन गया, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ गई। अब लोगों के, एक जो रिक्शा चलाने वाला है उसके पास भी एक स्मार्टफोन है हाथ में, और वो बैठ करके देख लेता है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। तो अब लोग पूछते हैं कि भाई शरीयत क्यों नहीं है। पीयू का सर्वे हुआ था पाकिस्तान में, और उसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट 85% पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए। अच्छा, शरीयत का कानून होना चाहिए। अगर 85% पॉपुलेशन शरीयत चाहती है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलाना चाहते हैं पाकिस्तान, या GHQ रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से चलाना चाहते हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो ये रेडिकलाइजेशन जो है ये उनकी ज़रूरत थी। अब जो उनकी ज़रूरत थी वो फिर मजबूरी बनी, और उनकी जो मजबूरी है अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। अब वो मुसीबत जो है वो उनके गले पड़ी है, और इससे वो डील कर नहीं पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे। वो मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ वो प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं कि ठीक है हमें 6 महीने दे दो, फिर 7 को गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब वो ट्रिक्स एंड गिमिक्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, और वो फौज का काम नहीं है। दुनिया की किसी भी आर्मी का काम पॉलिसी मेकिंग नहीं होता है। जब आप फौज से, वो ब्यूरोक्रेट्स का काम है, वो पॉलिटिशियंस का काम है। पॉलिटिशियन लाख करप्ट होते हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो लोगों की एस्पिरेशंस को समझते हैं, उनको पब्लिक डीलिंग आती है। फौज को पब्लिक डीलिंग नहीं आती है। आप फौज को उतार दीजिए, वो उसको गोली चलानी आती है। पब्लिक डीलिंग करना फौज का काम नहीं है। इसलिए आप देखें इवन इंडियन कश्मीर में भी फौज को सिविलियन एरियाज में डिप्लॉय नहीं किया जाता है। सिविलियन एरियाज में पुलिस और पैरामिलिट्री ऑपरेट करते हैं, फौज नहीं ऑपरेट करती। पाकिस्तान में क्या है कि ISI हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, और उनको वो हर एक रेडिकल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एसेट बनाएंगे। हाँ, उनको लगता है कि, और ये पाकिस्तान आर्मी की बहुत सालों तक पॉलिसी रही है। पाकिस्तान के एक फॉर्मल चीफ ऑफ स्टाफ थे पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड TV पे बोला आकर के
कहे कि ये जो उनसे जर्नलिस्ट है रऊफ क्लासरा साहब, उन्होंने पूछा कि भाई आप ये जो सारे के सारे रेडिकल्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, ये जितने भी रेडिकल्स हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या भाई हमको इनकी ज़रूरत क्या है? हमारे पास फौज है लड़ने के लिए, हमें क्यों चाहिए ये? तो बोलते हैं ये हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। कि उनका मानना है कि अगर कल को इंडिया इन्वेड करता है पाकिस्तान को, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी वो मान चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी नहीं टिकेगी, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ये रेडिकल्स और ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। आप देखिए वहाँ पे कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया के खिलाफ, तो इंडियन फ्लैग के ऊपर गाय की गर्दन काटी जाती है, बिकॉज वो इंडिया को हमको ये बीमारी है कि हम अपने आप को सेक्युलर साबित करने में लगे रहते हैं। वो क्लियर है, उनका मानना है इंडिया मतलब हिंदू, इंडिया वो एक हिंदू स्टेट है उनके लिए, और इंडिया के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करना है तो हमें गाय काटनी है, वो भी किस पे? इंडियन फ्लैग के ऊपर। तो और ये आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी, कोई भी इंसान गूगल कर ले, उसको मिल जाएंगी ये फोटोग्राफ। और वहाँ पे हर प्रोटेस्ट इंडिया के खिलाफ बिना गाय गर्दन काटे बुरा नहीं होता। तो ISI का जो पूरा किया हुआ जो 70 साल का एक्सपेरिमेंट था, उसके नतीजे अब निकल रहे हैं। एक कमेंट इमरान खान पे भी कीजिए कि वो आदमी जिस तरह से सत्ता में आता है, मतलब ऐसे लंबे चौड़े वादे कर दिए कि इकॉनमी को ऐसे मैं सेट कर दूंगा, उसके बाद भैंस बेच रहा है, गधा बेच रहा है, पाकिस्तानी लड़कियों को चीन उसको बेचना पड़ रहा है, FATF का ग्रे लिस्ट में मतलब पाकिस्तान को रखें नहीं रखें उसके लिए उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, ISI का एक होता ही है, उसके बाद फिर उसको सेना को भी सेटिस्फाइड रखना है। ये आदमी मतलब, और जब आता है तो लगता है कि ही इज़ हाई ऑन समथिंग, ठीक, तो ये आदमी कैसे हाई रहता है? अच्छा, तो ये आदमी मैनेज कर पाएगा या कर रहा है? मैनेज नॉट इन द सेंस कि इलोंगेट कर रहा है, प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म में पुश कर रहा है, मैनेज मतलब क्या कंट्रोल कर सकता है क्या उसको, या इट इज़ ऑल आउट, अब जो है कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप का सिचुएशन है? देखिए वहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 2 दर्जन तो मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं पिछले 2 साल में। मतलब एक को इस डिपार्टमेंट से एक मिनिस्ट्री से हटाते हैं, दूसरी में ले जाते हैं, दूसरी से हटाते हैं, तीसरी में ले जाते हैं। एक्चुअली इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका ना एक्सपीरियंस है और ना ही उसकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसको एक चीज़ दे दी गई है बनी बनाई। इलेक्शन तो जीता नहीं है ना उसने, वो वोट ले करके नहीं बना है, वोट चोरी करके बना है, और चोरी उसके लिए वो वोट्स ISI ने किए हैं। तो वो इंस्टॉल किया गया है, और जब आप इंस्टॉल किए जाते हैं तो ये ऐसा ही नतीजा निकलता है। आप एक इनकेपेबल आदमी जो है उसको आप, इनकॉम्पिटेंट आदमी को आप कहीं अगर बिठा देते हैं तो वो क्या करेगा? उस तरह से मिसमैनेज ही तो करेगा चीज़ों। उसका एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कहते हैं 24 साल उसने स्ट्रगल किए, वो अगले और 24 साल स्ट्रगल करता अगर उसको ISI ने हाथ नहीं मिलता उसको, हाँ, सपोर्ट नहीं किया होता। तो हमको ये समझना पड़ेगा। और वहाँ पे महंगाई, भुखमरी, अब आप देख लीजिए कि 45% जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो किसी भी स्कूल में नहीं जाते, अच्छा, मदरसे में भी नहीं जाते। 45% वहाँ के जो बच्चे हैं, यानी कि जो 4 साल से 18 साल तक की उम्र के जो बीच के बच्चे हैं, वो किसी भी स्कूल या मदरसे में नहीं जाते। अच्छा, 18 से नीचे तक के 45%, यानी आधी जो आबादी है वहाँ बच्चों की, 4 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की, वो किसी भी स्कूल या कॉलेज या मदरसे में नहीं जाती। आधा फ्यूचर अनपढ़ है इनका, अनपढ़ है। पढ़ने वाले भी कुछ तोप नहीं मार रहे हैं वैसे। नहीं, तो देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा, देखिए मैंने, हमारी आपकी इसके ऊपर बात भी हुई थी कि रेडिकलाइजेशन का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। एक अनपढ़ आदमी भी नॉन रेडिकलाइज्ड हो सकता है, और एक पढ़ा लिखा आदमी, भाई मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किसने सपोर्ट किया था? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो पढ़े लिखे मुसलमान थे इंडिया के, उन्होंने पूरी पाकिस्तान मूवमेंट चलाई थी। 2 नेशन थियरी के सपोर्टर सारे ये थे, और वो आज भी यहाँ रहते हैं इंडिया में। तो आप क्या करेंगे अब? तो रेडिकलाइजेशन वहाँ पे, और लेकिन ये होता है कि जब आप 45% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, मदरसे में भी नहीं जा रहे, तो वो कैनन फॉडर बन जाते हैं। उनको रेडिकलाइज करना बहुत आसान है। उनको नमाज पढ़नी सिखा दी जाती है कि तुम्हें नमाज ऐसे पढ़नी है।
तो भाई कल आप प्रॉफेट मोहम्मद बोल दें कि भाई फला आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, वो मर जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं है किसी चीज़ का, स्कूल का, कॉलेज का, बुक्स का, किसी चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और पाकिस्तान को चेंज आप करेंगे कैसे? इमरान खान नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। नवाज शरीफ को ये चीज़ समझ आई थी। नवाज शरीफ ने कहा था कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। उसने कहा कि बिना इंडिया के साथ दोस्ती किए हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब उसको मोदी का यार है और गद्दार है उसका नारा लगाया गया था। तो आज भी आप देख लें, पाकिस्तान बहुत डेस्परेट है इंडिया के साथ दोस्ती के लिए। उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारा काम इनके बिना नहीं चलना है, क्योंकि इस रीजन की सबसे बड़ी पावर इंडिया है, सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, सबसे बड़ी फोर्सेस इंडिया की हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंडिया में है। तो आप इंडिया के बिना कैसे सर्वाइव करेंगे? तो वहाँ इमरान खान नहीं वो मैनेज कर सकता वो चीज़ें। वो इम्प्रूवमेंट अगर वो आज तहिया भी कर ले, ये डिसाइड कर ले कि नहीं हमें इम्प्रूव करना है, तो भी उन्हें इम्प्रूव करते करते कम से कम 100 साल लगेंगे, जितना वो पीछे जा चुके हैं। क्योंकि आप सोच लीजिए कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया 4 से लेकर 18 साल तक के बच्चों वाला, ये बच्चे तो नहीं जा रहे हैं और ये नहीं जाएंगे। अब आप आज से अब बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करेंगे, तब जाकर कहीं आप 40 साल बाद, 70 साल बाद एक जनरेशन तैयार होगी जो कि दूसरे जनरेशन को भी तैयार करेगी, फिर एक कंटिन्यूटी बनेगी। और तब कोई ग्रोथ, डेवलपमेंट या इन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। इंडिया ओवरनाइट यहाँ नहीं पहुंचा है जहाँ पहुंचा है, ठीक है। अगर आज हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं तो ओवरनाइट नहीं हुआ है वो, हमें भी 70 साल लगे। हमने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिफॉर्म करते करते, एजुकेशन, दुनिया भर की चीज़ें। और हम आज भी कंप्लेन करते हैं कि यार फला जगह जो है वो गाँव में स्कूल नहीं है। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री को आपको क्या लगता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, अगर आप देखिए तो पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे कम है। तो जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हो और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे कम हो, तो आप डिजास्टर की तरफ ही, बर्बादी की तरफ ही तो जा रहे हैं। तो वो बर्बादी की तरफ, और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान मतलब बर्बादियों का दौर है पूरा। आप 70 साल की तारीख उठा के देख लीजिए इनकी, और ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक के बाद से तो फिर हालत बहुत ही ख़राब रही है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये सब कुछ, इन सब के पीछे एक ही रीज़न है। लोग ISI को का नाम ले, पाकिस्तान आर्मी का नाम ले, बट उसके पीछे रीज़न एक ही है, वो है रेडिकलाइजेशन। ISI को भी कुछ चीज़ें इसलिए वो करती है बिकॉज उसको पता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये रेडिकल, भाई ये लोग कहते हैं ना कि इनके फला ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ। उन्होंने एक पूरी कैपिटल इन्वेस्ट की है 70 साल इन ग्रुप्स को बनाने के लिए। अब वो एसेट्स बन के तैयार हुई हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में पड़े हुए हैं, बट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कल को ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो भी नहीं करेंगे। उन्होंने एसेट डेवलप करी है, उन्होंने ग्रूम किया है पूरे मुल्क को, वहाँ की 20 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की आबादी को ग्रूम किया है हिंदू हेट्रेड के ऊपर, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के ऊपर। क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल ही नहीं, फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। लोग सवाल करेंगे, जो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान क्यों बनाया, पाकिस्तान का क्या मतलब है? तो इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक फ्यूचर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो अभी तहरीक लब्बैक वाला चल रहा है पूरा, और ये लाखों लोग सड़कों पे हैं और इतनी हत्याएं हो रही हैं, इसके इमीडिएट इम्प्लिकेशंस क्या हैं और 6 महीने बाद या साल भर बाद के इम्प्लिकेशंस? देखिए इमीडिएट तो कुछ भी नहीं है, इमीडिएट तो ये अभी इन्होंने क्रश कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि जैसे कि मैंने बताया कि लाल मस्जिद पे जब मुशर्रफ ने कार्रवाई करी थी तो उसके नतीजे में उसकी असैसिनेशन खुद पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने प्लान कर ली। तो मैंने अब आपको बताया कि इस प्रोटेस्ट में भी पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स जो है वो नारे लगा रहे हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत होंगे। ये जो पूरा ग्रुप, मैंने आपको बताया कि 22 लाख से ज़्यादा वोट्स पड़े हैं उनको, इतना बड़ा सपोर्ट बेस है, 6वीं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की। अगर आप उसको ओवरनाइट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं तो उनका जो सपोर्टर है वो कहाँ जाएगा? सब आतंकी बन गया वो तो बाय डिफॉल्ट। वो तो ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड है ना। उनकी नज़र में ये है कि ये अब फ्रांस वाले गुस्ताखे रसूल नहीं है, अब इमरान खान और पूरा ये इनकी पूरी कैबिनेट और फौज और ISI ये सब गुस्ताखे रसूल हैं। और उसका ब्लो बैक आएगा, आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, बट आएगा। और वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होंगे पाकिस्तान में इसके नतीजे में।
क्योंकि ये जो ग्रुप है ये चुप नहीं बैठेगा, बहुत बड़ा बेस है। आप 1000, 10,000, 50,000 लोगों के हुजूम को या ऑर्गेनाइजेशन को आप सप्रेस कर सकते हैं यार। आपसे एक पीटीएम नहीं कंट्रोल होती, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। भाई इनको आप क्रश करेंगे ना, ऑपरेशंस करेंगे, कहाँ करेंगे भाई? लब्बैक की सपोर्ट बेस कहाँ है? पंजाब में। पाकिस्तान फौज कहाँ से आती है? 75% पाकिस्तान फौज जो है वो पंजाबी है। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत। अभी अभी अल्लामा फारूकुल हसन साहब का एक बयान सुन के वीडियो बनानी पड़ी, मजबूर हो गया हूँ। जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि तहरीक लब्बैक पे सीधे अगर जंग करने का ऐलान है तो फिर हमें भी बताए, ताकि हम भी जो है ना कैसी एक तरफ हो जाए, तहरीक लब्बैक की तरफ से हम भी इस जिहाद में। तो वो जो पंजाबी फौजी हैं उन्हीं के गांव के और उन्हीं के अपने लोग हैं ना। तो इसके इम्प्लीकेशंस, और जाहिर सी बात है फिर दुनिया भर की एजेंसीज हैं। पाकिस्तान ने कोई बहुत नेक नियति से तो सर्वाइव किया नहीं 70 साल। NDS है, इंडियन एजेंसीज हैं, CIA है, दुनिया भर की एजेंसीज हैं, खुद फ्रेंच एजेंसी है। भाई वो नहीं यूज़ करेंगे इनको। भाई ये तो एक बोलते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी। भाई जैसे आप रेडिकल्स को एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं ISI वाले, वैसे ही और लोग भी एज अपॉर्चुनिटी देखेंगे ना। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमें इनको यूज़ करना है, तब फिर ISI क्या करेगी? तो पाकिस्तान में जो मुझे लगता है कि इन्होंने जिस हाई हैंडेडनेस से काम लिया है इनके खिलाफ, तो इसका नतीजा जो है वो इनको भुगतना पड़ेगा। वैभव, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, इसी तरह मैं और वैभव, खास करके वैभव का जो कोर एरिया है जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीतिक, इन संबंधों पे और हमारे पड़ोसी देशों में जो हलचल होती रहेगी तो उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। ये एक शुरुआत है, आपका सहयोग अपेक्षित है। स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे, आप अगर हमें सहयोग करना चाहें आर्थिक रूप से तो करें, और सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल अगर दबा लेंगे तो ज़्यादा सहयोग हो जाएगा, ताकि आप लोगों तक इमीडिएटली जो ही हम नए वीडियो जो है हर सप्ताह 4 से 5 वीडियोज़ हम डालते हैं वो आप तक पहुंचते रहे। और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें तरह तरह से सहयोग देने के लिए, आर्थिक वैचारिक हर तरह से, उसके लिए मैं और वैभव आपके आभारी हैं। नमस्कार।